सोचो, एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं है पर सब कुछ खींच लेती है। आयरन हो या इमेजिनेशन, दोनों को। कभी कंपास को नॉर्थ की तरफ घूमते देखा है? क्वेश्चन है, उसे कौन गाइड करता है? वेलकम टू मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ बात सिर्फ मैग्नेट्स की नहीं, बात है मैटर के अंदर छुपी मैग्नेटिक पावर्स की भी। ये चैप्टर बताएगा क्यों कुछ चीजें अट्रैक्ट होती हैं और कुछ रिपेल। जैसे अर्थ खुद एक जायंट मैग्नेट होता है और कैसे माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर। नाम है LVDD, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में 600 BC के आसपास क्या होता है कि ग्रीस आइलैंड में मैग्नीशिया नाम की एक जगह होती है। वहां पर मिलती है मैग्नेटिक ओर डिपॉजिट मिलती है और फिर वहीं से हमें मैग्नेट का पता चलता है। अब जो मैग्नेट होता है ना, अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके ही, मतलब अगर आप एक धागे से मैग्नेट को लगा के उसको ऐसे गोल गोल घुमा के छोड़ देंगे ना तो वो लास्ट में घूम घूम के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही हेड करने वाला है। अब ये जो मैग्नेट है ना, इसको और क्या बोला जाता है? इसको लोडस्टोन या लीडिंग स्टोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये लीडिंग स्टोन इन द सेंस ये लीड करता है। लीड इन द सेंस ये नेविगेशन में काम आता है, नॉर्थ साउथ देखने के लिए। जब शिप्स वगैरह चलती हैं तो इसमें मैग्नेट ही काम आता है, इसलिए इसको लोडस्टोन या लीडिंग स्टोन भी कहा जाता है। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेट की? देखिए, सबसे पहले तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, यानी मैग्नेट्स डू अट्रैक्ट, है ना। और दूसरा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये डायरेक्शन शो करता है। बिकॉज हम जानते हैं कि फ्रीली सस्पेंड करने पे मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को हेड करता है, तो उसी से तो आपका कंपास बनता है। और ये कंपास है तो फिर डायरेक्टिव, तो एक तरीके से मैग्नेट ही तो आपको डायरेक्शंस दिखा रहा है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, इसी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। आपका जो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट का एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो एक तरफ है पोल्स, दो पोल्स पाए जाते हैं आपके मैग्नेट के अंदर। तो एंड्स जो होते हैं ना मैग्नेट के, उसको पोल्स कहते हैं। और हर पोल का ना अपना एक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है। यानी कि ये देखिए, ये है हमारा मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो इस साउथ पोल का ना कुछ स्ट्रेंथ है, तो इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वैसे ही नॉर्थ साइड का भी एक पोल स्ट्रेंथ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जिसको m से डिनोट करते हैं। अब जो आपका मैग्नेट होता है, दैट्स अ डाइपोल, ना कि मोनोपोल। मोनो मतलब सिंगल और डाइपोल यानी दो पोल्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपका जो मैग्नेट होता है उसमें कभी भी दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। आप अकेले नॉर्थ पोल को नहीं पकड़ सकते, बिकॉज अगर आप इस मैग्नेट को तोड़ भी दीजिएगा ना तो फिर साउथ पोल इस वाले मैग्नेट के लिए यहां जनरेट हो जाएगा। ये नॉर्थ, मतलब आप अकेले किसी पोल को नहीं ले सकते हैं, यानी मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता कभी भी। ये डाइपोल हमेशा ही दो में एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, हम ऐसा करते हैं इसको काट देंगे तो बस इतनी दूर हमें नॉर्थ मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये जो न्यू मैग्नेट ये छोटा सा बनेगा ना, इसमें नॉर्थ इधर होगा और साउथ खुद ब खुद यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो कभी भी आप मोनोपोल नहीं उठा सकते हैं मैग्नेट के लिए। अब ये रिपेल करता है एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक यानी जैसे नॉर्थ साउथ हो गए उसको साथ लाइएगा तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को अलाइन करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन भी ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि अगर आप किसी मेटल को मैग्नेट से ज्वाइन करके, कुछ तरीके होते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस मेटल में भी, उस मटेरियल में भी दे देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पर ये अपनी ये मैग्नेटिज्म वाली जो क्षमता है ना, ये दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब अगर आपको देखना है कि कोई मैग्नेट है कि नहीं, उसके लिए जो रिपल्शन होता है ना, ये श्योर टेस्ट माना जाता है। क्यों? हम लोग अट्रैक्शन को क्यों नहीं मैग्नेट की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? देखिए, एक मैग्नेट जो होता है वो मेटल्स को भी अट्रैक्ट करता है और दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है, मगर रिपेल किसको करता है? रिपेल सिर्फ और सिर्फ अगर दूसरा मैग्नेट का सेम पोल आया तभी रिपेल करेगा, और किसी मेटल को तो रिपेल नहीं करेगा। तो इसीलिए रिपल्शन से पता कर लेंगे कि ये मैग्नेट है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आपके एक इंपॉर्टेंट चीज, ये 2-3 मैं आपको जो टर्म्स बताऊंगी इसे याद रखिएगा, आगे बहुत आसानी होने वाली है। सबसे पहले बार मैग्नेट का जो डाइपोल मूवमेंट, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, और पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ थोड़ा सा मैंने जानकारी दे दी है। वो क्या होता है? हर पोल की अपनी एक ताकत होती है, उसी को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो साउथ होता है उसको हम लोग नेगेटिव M कहते हैं, और जो नॉर्थ होता है उसको हम लोग पॉजिटिव M कहते हैं, यानी पोल स्ट्रेंथ है तो दोनों की उल्टी पोल स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली, ओके। नाउ यहाँ पर जो आप
आपका डाइपोल मूवमेंट होता है। अब ये डाइपोल आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, उसमें आपको पता होगा अगर प्लस क्यू कोई चार्ज है और माइनस क्यू कोई चार्ज है, अगर वो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो वैसे ही डाइपोल इसमें क्या है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो बीच में एक डाइपोल मूवमेंट की फॉर्मेशन होती है और यही डाइपोल मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और वेक्टर होता है, वेक्टर इन द सेंस यहाँ डायरेक्शन का भी काम आता है, और डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो ये क्या है, आपका डाइपोल मूवमेंट है। ओके, नाउ ये कुछ एल लेंथ की आपकी मैग्नेट है। ओके, नाउ फॉर्मूला देखने वाले हैं। चैप्टर 1 में जो आपका डाइपोल मूवमेंट होता है, जब एक क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में कुछ आर डिस्टेंस होता है उस तरीके से, तो उधर चैप्टर 1 में हमने निकाला था डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्यू इंटू में डी डी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर मैग्नेट के लिए निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर पी वेक्टर की जगह एम वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ डाइपोल मूवमेंट तो एम है, इसलिए यहाँ पर एम वेक्टर इंटू में एम क्या है आपका क्यू। क्यू यहाँ पर क्या था जब हम लोग चैप्टर 1 देख रहे थे, क्यू चार्जेस थे, वैसे यहाँ पर ये क्या है, प्लस एम माइनस एम है, तो एम लिखेंगे इंटू में यहाँ पर क्या था, डी था, यानी कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ मैग्नेट में पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी एल कितने का वो मैग्नेट है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला निकल गया। अगर आपने चैप्टर 1 के फॉर्मूलाज जो देखे हैं ना, अगर आप मैग्नेट के लिए चीजें पुट करेंगे ना, अभी आप आगे भी देखेंगे कैसे जो चैप्टर 1 के फॉर्मूलाज है ना, उसी में जब आप मैग्नेट वाली टर्म्स को पुट कर देंगे ना, तो आपको मैग्नेट के फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। अब जो आपका स्मॉल एम होता है, जिसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर, और यहाँ पर जो एम होता है यानी जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसका क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये है आपका यूनिट्स मैंने बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर इररेगुलर मैग्नेट की बात करते हैं। इररेगुलर मैग्नेट का मतलब है कि जैसे आपने मैग्नेट्स देखे होंगे ऐसे स्ट्रेट होते हैं, अगर किसी ने मैग्नेट को तोड़ मोड़ दिया तो आप डिस्टेंस क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर जो एम वेक्टर है, यानी कि आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो एम यानी कि पोल स्ट्रेंथ इनटू में बीच की जो दूरी हो रही है उसके बराबर आ रही है। तो ये जो एल आप कौन सा लेंगे, क्या आप इतनी दूर का एल लेने वाले हैं, नहीं, हम क्या लेते हैं, एल इफेक्टिव लेते हैं, यानी कि इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको एल इफेक्टिव कहते हैं, तो हम एल इफेक्टिव लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हमेशा याद रखिए, जो मैग्नेटिक आपका डाइपोल होता है वो कहाँ से, साउथ टू नॉर्थ आपका डाइपोल जाता है। डाइपोल यहां पर भी मैं गिवन था कि हमेशा ही साउथ टू नॉर्थ आपका डाइपोल जाता है, यानी कि माइनस एम से प्लस एम की ओर जाता है। आपका डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा मैग्नेट के लिए। ठीक है, और यहां पर जो आपका वेक्टर लेंथ होगा, वेक्टर लेंथ यानी यहां से, क्योंकि रेगुलर मैग्नेट है तो यहां से यहां जो आपका एल इफेक्टिव है ये कितना होता है, ये भी साउथ टू नॉर्थ ही वेक्टर लेंथ देखते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती हूं जो कि आपको समझना जरूरी है। दैट इज, अगर आपने एक मैग्नेट ले रखा है, यहां पर माइनस एम है, यहाँ प्लस एम है, कुछ बीच में लेंथ है, और आपने इसको मोड़ दिया, मोड़ के आपने कुछ इस तरीके की शेप में ले आए, तो इसका m यानी डाइपोल मूवमेंट कितना होगा। देखिए अभी तक आपको पता है ये जो लेंथ है ये कुछ l लेंथ है, ठीक है, और आपने मोड़ के ऐसे कर दिया तो इसके ये जो लेंथ आएगी वो तो कम हो गई, ये इतनी ज्यादा थी ये तो कम हो गई, यानी लेंथ में कुछ दिक्कत हुई है, यानी दिक्कत इन द सेंस लेंथ का आपने कुछ छेड़छाड़ की है ना। अब यहाँ पर अगर आप पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो साउथ के लिए माइनस एम और नॉर्थ के लिए प्लस एम है, और यहाँ पर भी साउथ के लिए माइनस एम और नॉर्थ के लिए प्लस एम रहेगा, क्योंकि आपने स्ट्रेंथ में तो कुछ गड़बड़ी नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है। तो अब लेंथ का हम देखते हैं। देखिए एक स्ट्रेट लाइन को सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया, तो बस सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या है, देखिए एक सर्कल रहता तो उसका पेरीमीटर कितना होता, 2 पाई आर रहता, हमने क्या लिया, हाफ सेमी सर्कल ले रहे हैं, इसलिए खाली इतनी दूर का कितना रहेगा, तो पाई आर रहेगा। अब आपने इस पूरे लेंथ को पाई आर में कन्वर्ट कर दिया, तो लेंथ को आपको इक्वेट कर देना है पाई आर से, और फिर आर आपको रखना है एल बाई पाई आ जाएगा, तो इतनी दूर की दूरी क्या आ जाएगी, एल बाई पाई, फिर इतनी दूर की दूरी एल बाई पाई, तो फिर टोटल मिला के 2l बाई पाई हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि इसमें कितना मैग्नेटिक डाइपोल आया था और इसमें न्यू वाले में कितना मैग्नेटिक डाइपोल आया है। तो क्या करेंगे, m इंटू में m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू में l इफेक्टिव लेते हैं, स्मॉल m वही रहेगा, और जो l इफेक्टिव है वो कौन सा है, 2l बाई पाई है। तो ये हो जाएगा आपका नया वाला डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, एक और ऐसा आपको सवाल देखने को मिल सकता है जहां पर दो आपको दे देगा मैग्नेट्स, और देन दिल से कि हमने इसको 90 डिग्री पे रख रखा है। तो देखिए साउथ से नॉर्थ कि डाइपोल कभी भी कैसे चलता है, साउथ टू नॉर्थ चलता है, मैंने हमेशा बताया, अभी आपको बताई हूँ। तो साउथ की तरफ माइनस एम है, नॉर्थ की तरफ प्लस एम, डाइपोल इस तरफ चलेगा। इसमें देखिए साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, और यहाँ पर क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ आपका डाइपोल मूवमेंट करेगा, इसलिए माइनस एम से प्लस एम की तरह आपका डाइपोल मूवमेंट हो रहा है। तो आप इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को साथ में जब निकालेंगे ना, तो आपको फाइनल एक डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये वेक्टर और इस वेक्टर को, ये दोनों को अगर आप साथ में 90 डिग्री पे रखेंगे तो आपको जो फाइनल मिलता है वो क्या है, m√2 होता है, और
m√2 है तो m को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू में l लिख सकते हैं ना, कैपिटल m को हम m इंटू में l लिख सकते हैं, तो अब फॉर्मूला जानते ही है, इसलिए कैपिटल m को हम स्मॉल m इंटू में l, √2 तो वही रहेगा, तो वो लिख दिया है हमने। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब बात करते हैं आपके मैग्नेट्स को हमें कट करना है। मैग्नेट्स को कट करने से क्या होता है, अगर आप उसको लेंथ के अलोंग यानी लैटरली कट करेंगे, यानी आपने एक मैग्नेट लिया, उसको इस तरीके से आपने कट कर दिया, आपने ये मैग्नेट लिया इस तरीके से आपने कट कर दिया, तो उसको लैटरली कट करना कहते हैं। और वही दूसरा होता है कटिंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ, जिसको ट्रांसवर्स कट करना कहते हैं, यानी कि आपने एक मैग्नेट लिया उसको बीच से काट दिया। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए आप जब इस तरीके से कट कर रहे हैं तो इसकी जो यहां से यहां की लेंथ थी वो तो सेम रह रही है, यानी लेंथ सेम रह रही है, लेकिन m डिफरेंट हो जाना है, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ थी और इसकी जो स्ट्रेंथ थी, तो इसकी स्ट्रेंथ क्योंकि आपने आधे से काट दी तो आधी आधी स्ट्रेंथ हो गई, यानी कि इसका -m/2 एक का स्ट्रेंथ हो जाएगा और दूसरे का भी -m/2 हो जाता है। वैसे ही इसका देखिए नॉर्थ के लिए आपने हाफ हाफ कर दिया, यानी इसका पोल स्ट्रेंथ आपने इसकी ताकत आधी आधी कर दी है, यानी इसमें क्या होता है ऊपर जो आपका +m, ये टोटल में आपका +m था, तो ये जब आप दो टुकड़ों में इसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा +m/2 और दूसरा वाला में भी +m/2 का आएगा। यानी यहां पर क्या होता है, लेंथ तो सेम रहेगी, देखिए लेंथ जो इतने की लेंथ थी वही जब आप काट दिए हैं तो लेंथ तो सेम रह रही है, लेकिन m डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि इसकी पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो जा रही है। इसलिए जो आपका न्यू m डैश आएगा, यानी इसका जो न्यू आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आता है वो कितना होता है, पुराने वाले का आधा हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो कि m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू में l। यहां पर क्या हो रहा है, l तो सेम रह रहा है, m डिवाइड बाई 2 हो जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है आपका जो पुराना वाला था तो m डैश क्या हो रहा है आपका पहले का जो m था डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप ट्रांसवर्स कट करेंगे, ट्रांसवर्स यानी यहां से आपने कट किया तो क्या होता है, यहां से कट करने पे ये वाला जो साउथ है ना, ये ऑटो में यहां पर ये साउथ अपने लिए एक नॉर्थ फिर से जनरेट हो जाता है, और यहां पर इस वाले मैग्नेट के लिए नॉर्थ था तो यहां पर एक साउथ अपने आप जनरेट हो जाता है। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी लेंथ पहले इतनी थी, अब आपने जब ऐसे काटा तो इतनी लेंथ और इतनी लेंथ बनी, यानी कि l/2 लेंथ डिवाइड हो गई है, लेकिन m तो सेम रहा, इसकी जो स्ट्रेंथ थी उतनी ही स्ट्रेंथ यहाँ रहेगी और उतनी ही स्ट्रेंथ यहाँ जो न्यू की फॉर्मेशन होगी उतनी ही स्ट्रेंथ रहेगी, वैसे इसकी जितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थी उतनी ही यहाँ रहेगी, यानी आपने m के स्मॉल m के साथ कोई काम नहीं किया है, यहाँ पर लेंथ डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी जो m डैश होगा वो m/2 ही होगा, बिकॉज हम जानते हैं m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू में l। यहाँ पर क्या हुआ, लेंथ डिवाइड बाई 2 हो गया है, यहाँ पर क्या हुआ था, m डिवाइड बाई 2 हो गया था, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, लेंथ डिवाइड बाई 2 हो गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका जो m डैश आएगा, यानी न्यू वाले के लिए जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल आएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी पुराने वाले का डिवाइडेड बाई 2 होने वाला है। तो ये हो गया जब आप मैग्नेट को कट करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, एक कंसेप्ट आता है मैग्नेटिक और जियोमेट्रिक लेंथ किसे कहते हैं। देखिए मैग्नेटिक लेंथ को LM से हम डिनोट करने वाले हैं अभी के लिए, एंड देन यहाँ पर जो आपका जियोमेट्रिक लेंथ है उसको LG से हम डिनोट करने वाले हैं। जियोमेट्रिक लेंथ का मतलब है कि जियोमेट्री में आपका मैग्नेट कितना बड़ा है, मतलब कि ये 3 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक लेंथ का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ का मतलब होता है जो आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है ना, वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे कोने में नहीं होता है, वो ना थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी डिस्टेंस को छोड़ के फिर आपका साउथ पोल, थोड़ी सी दूरी के बाद आपका नॉर्थ पोल होता है। इसीलिए ये जो है ना, इस वाली दूरी को, इतने से इतनी वाली जो दूरी होती है ना, उसको हम लोग LM मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ज्योमेट्रिक लेंथ हो गई कि पूरा मैग्नेट कितना बड़ा है, और मैग्नेटिक लेंथ क्या हो गई कि आपके जो दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल है वो उनके बीच की दूरी कितनी है। लेकिन ये बहुत ही स्मॉल होती है, इसीलिए क्या होता है, ये जो आपका LM है यानी कि आपका जो मैग्नेटिक लेंथ और जो आपका ज्योमेट्रिक लेंथ है ना, वो किस रेशियो में होता है, 5/6 के रेशियो में होता है, ज्यादा दूरी पे नहीं होती। ये नहीं कि यहाँ पूरा आपका मैग्नेट इतना बड़ा है और यहां से आपका नॉर्थ पोल शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस के बाद शुरू होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेटिक डाइपोल की, यानी कि आपने क्या किया है, आपने रख दी है 2 मैग्नेट्स, और इस वाले में +M1 है और इसका +M2 है, इन दोनों को कुछ r डिस्टेंस पे आपने रख रखा है, तो इनके बीच में क्या फोर्स एग्जर्ट होने वाली है। तो चलते हैं वापस से चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 में हमने जाना था कि अगर कोई Q1 चार्ज है, कोई Q2 चार्ज है, और इनके बीच का डिफरेंस है कुछ r, बीच में कुछ r रेडियस है, तो हमने फॉर्मूला जाना था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, इसलिए यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमने चैप्टर 1 में जाना था। सेम फॉर्मूला में आप मैग्नेट वाले टर्म्स को पुट कर दीजिए। मैग्नेट वाले टर्म्स को पुट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये वाले फॉर्मूला में आपका यहाँ Q1 था, यहाँ Q2 था, यहाँ क्या है आपका M है, इसलिए हम क्या करेंगे, M1 M2 लिखेंगे
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, तो हाँ भाई इसके बीच में भी आर का ही डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 बाई जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है ये म्यू नॉट, अब ये म्यू नॉट मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो आपके म्यू नॉट के, इसलिए यहाँ पर म्यू नॉट आपका ऊपर जाएगा और यहाँ पर 4 पाई नीचे ही रह जाएगा। तो इसीलिए आपने जब ये जो आपका फोर्स निकला ये क्या हुआ, दो मैग्नेट्स के डाइपोल के बीच क्या फोर्स है। तो ये चैप्टर 1 के फॉर्मूला में अगर आप पुट करेंगे ना तो आपको मैग्नेट वाले का मिल जाएगा। वैसे अभी आगे मैं और सारे भी दिखाने वाली हूँ कैसे चैप्टर 1 के फॉर्मूला में ही आप मैग्नेट की चीजें पुट करिए, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे अभी हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब देखिए सबसे पहले एक्सियल पॉइंट पे हम देखने वाले मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक्सियल पॉइंट यानी कि आपका मैग्नेट है, इसके कुछ इस वाले ये जो लाइन है ना इसमें कहीं पर आपको पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपने लेंथ लिया है वो लिया है 2L का लेंथ ले लिया है, और यहाँ पर डाइपोल कहां से कहां चलता है, साउथ टू नॉर्थ चलता है। तो साउथ क्या है आपका -m से +m की तरफ आपका डाइपोल की मूवमेंट हो रही है। अब यहां से बीच से आप r लेंगे तो ये क्या है, r डिस्टेंस पे कुछ है, कहां पर जो आप जिस पॉइंट पे आपको देखना है क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब चलिए चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 में क्या हमने देखा था कि अगर -q +q चार्ज है, बीच में कुछ 2a का डिफरेंस है, तो अगर आप उसके एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वैसे यहाँ पर कुछ एक्सियल पॉइंट पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इसकी क्या फॉर्मूला थी चैप्टर 1 में, जो ई एक्सियल आता था या जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के लिए आती थी वो क्या आती थी, वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ लिखने वाले। 2 है के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना के की वैल्यू। तो यहाँ पर आप मैग्नेट के लिए जब पुट करेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा, है ना, इसलिए आपने के की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख दिया है। और देन यहाँ पर पी क्या था आपका, डाइपोल मूवमेंट था इसके लिए चैप्टर 1 में। तो इधर डाइपोल मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तो कैपिटल M का वेक्टर लिखेंगे और डिवाइड बाई R का क्यूब है तो R का क्यूब लिख देंगे। तो ये हो गया आपके बी एक्सियल, बी यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा। ओके ना, अगर कोई बोले इक्वेटोरियल के लिए बताइए, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है, आपने इस तरीके से लाइन लिया है और इस लाइन पे किसी पॉइंट पे आप देखना चाहते हैं कि मैग्नेट का क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है, ठीक है, आएगी। तो चलिए चैप्टर 1 पे वापस चलते हैं। -q +q के बीच में कुछ आपका डिफरेंस था 2a का, और फिर जब हमने इसका इक्वेटोरियल पॉइंट लिया था तो हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिली थी। इसका जो ई इक्वेटोरियल आया था वो क्या आया था, kp/r³ था। सेम यहाँ पुट करिए, क्या है के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैग्नेट के लिए ये एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हम लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखेंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया। यहाँ पर पी है, पी यहाँ पर क्या है, इसका डाइपोल मूवमेंट के लिए पी हम डिनोट करें तो मैग्नेट के लिए क्या होगा, कैपिटल M इसका डाइपोल मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लेंगे। और r³ है तो यहाँ पर भी आप नीचे तो r³ ही लिखेंगे बिकॉज इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या आप कितने रेडियस पे ले रहे हैं, वही तो r³ है। तो ये ले लिया आपने r³, ये हो गया आपका बी इक्वेटोरियल। अगर आपको सेम चीज का अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बी के ऊपर वेक्टर और m के ऊपर वेक्टर लिख देंगे। ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। चलिए ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल से जो आती है एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट जनरेट करती है फील्ड, वो फील्ड की कितनी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले तो ये इमेजिनरी लाइन होती है, आपको कोई मैग्नेट के आसपास ऐसे लाइन्स देखने को नहीं मिलने वाली है, ये इमेजिनरी होती है। इसमें अगर आप किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लीजिए आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट ड्रॉ करने पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट की मिल जाएगी। ये हमेशा ही क्लोज्ड लूप की फॉर्मेशन करती है, यानी कि क्या मतलब है कि यहाँ नॉर्थ से निकली साउथ में मिल जाएगी, नॉर्थ से निकली साउथ में मिल जाएगी, फिर से इस तरीके से क्लोज्ड लूप ये बनाते जाती है। यहाँ पर इसकी कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होती, यानी हम यहाँ से नहीं बोल सकते कि यहाँ से शुरू हुआ होगा फिर घूम के आया होगा, नहीं, हम नहीं जानते ना। आप खुद ही सोचिए, ये पूरा गोला है, अब आप बताइए कहाँ से शुरुआत हुई है। कोई बोलेगा यहाँ से शुरुआत हुई है, कोई बोलेगा नहीं यहाँ से शुरुआत हुई है, कोई बोलेगा यहाँ से शुरुआत हुआ, नहीं हम बता सकते कौन सी स्टार्ट कौन सी एंड पॉइंट होती है, ठीक है। इसमें मोनोपोल्स हमने जो चैप्टर 1 देखे थे जिसमें +q -q चार्जेस थे, तो इसमें मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते थे, यानी आप एक पॉजिटिव चार्ज को पकड़ सकते हैं या आप एक नेगेटिव चार्ज को पकड़ सकते हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ साउथ पोल को पकड़ सकते हैं, क्या आप सिर्फ नॉर्थ पोल को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल खुद का, अगर आप इसको काट भी देंगे ना तो फिर साउथ अपने लिए एक नॉर्थ जनरेट हो जाता है, तो फिर आप अकेले इसको पकड़ ही नहीं सकते, इसलिए ये मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अब यहां पर आपका जो मैग्नेट की डायरेक्शन, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो हमेशा नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो
अगर आप आउटसाइड द मैग्नेट देखेंगे तो नॉर्थ से निकल के साउथ में मिलती है, लेकिन अगर आप इनसाइड द मैग्नेट देखेंगे तो हमेशा ही वो साउथ टू नॉर्थ जाती है। अंदर देखिए, अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ जा रही है, लेकिन अगर आप बाहर देखिएगा तो बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो ये याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड की बात, ठीक है। यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कि अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों आपस में कभी मिलेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर दो डायरेक्शंस आपको मिलेगी, तो क्या आप वेक्टर फिर जोड़ेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है कि लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी जगह पे, मान लीजिए ऐसा अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐसा है, तो इस पॉइंट पे देखिए ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिल रही है, यानी ये पॉइंट पे आपको मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलने वाला है। अगर आप इसी पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर आपको कम डेंस आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिली, इसीलिए यहां पर जो आपकी स्ट्रेंथ होगी कम होगी मैग्नेट की स्ट्रेंथ। इसका मतलब वही लिखा है कि जहां पर फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया ज्यादा रहेगी वहां पर आपको ज्यादा मैग्नीट्यूड, ज्यादा मैग्नेट की ताकत देखने को मिलेगी। तो डेंसिटी ऑफ लाइन फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर लाइन की डेंसिटी ज्यादा है तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर लाइन की डेंसिटी कम है तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज क्या थी। अब यहां पर अगर आपने बार मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा था कि हमने जब डाइपोल को प्लस क्यू माइनस क्यू को जब आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें टॉर्क आया था, वैसे ही बार मैग्नेट को हम रखेंगे तो सेम टॉर्क आएगा। क्या होता है, यहां पर आपका प्लस एम है, यहां आपका माइनस एम है, इस बार जो आपकी फील्ड है वो क्या है, बी है, यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। अब यहां पर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये प्लस एम जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और जो माइनस एम है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, जिससे क्या होगा, टॉर्क लगेगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, तो क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं। तो चैप्टर 1 जो था हमारा, उसमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, P इंटू में E का जो वेक्टर था वो था। तो टॉर्क का अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे तो PE साइन थीटा आया था। अब इसका अगर आपको चैप्टर 1 में U इसका फाइंड करना था डाइपोल का, कि U कितना आएगा, तो वो था माइनस P वेक्टर डॉट में E वेक्टर, इसीलिए U को हम क्या लिख सकते थे, माइनस PE कॉस थीटा लिख सकते थे। सेम इसमें क्या करेंगे, हम मैग्नेट वाली चीजें पुट करके अपने मैग्नेट के लिए भी निकाल लेंगे, यानी कि यहां पर क्या होगा, P है, यहां पर चैप्टर 1 में P था यानी डाइपोल मूवमेंट, यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, इसलिए आपने कैपिटल M वेक्टर लिया है। यहां पर E था, यानी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला था चैप्टर 1 में, यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं, इसलिए आप मैग्नेटिक फील्ड का लिखेंगे। तो आपका टॉर्क कितना होगा, ये जो आपने PE साइन थीटा लिखा है, यहां आप MB साइन अल्फा लिखेंगे। फिर यहां पर आपका आता है U कितना होगा, तो इसमें क्या था, आपका डाइपोल था, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। फिर इसको PE कॉस थीटा बनाया था तो इसमें MB कॉस अल्फा बनाएंगे, तो ये माइनस साइन तो लगाना इंपॉर्टेंट है, तो वो तो लगा दिया आपने। तो ये हो जाएगा आपके मैग्नेट के लिए, जब आप मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होने वाला है, दैट्स इट। ये जो हमने फॉर्मूलाज निकाले इसमें अभी हम पुट करके देखेंगे कि जैसे हमने मैग्नेट को अलग अलग एंगल्स पे रख के देखने वाले हैं, तो कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है, कब न्यूट्रल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर अल्फा 0 डिग्री है तो ये जो आपने फॉर्मूला अभी निकाला टॉर्क का, और ये जो आपने यू का फॉर्मूला निकाला, ये हम पुट करेंगे एंगल्स के हिसाब से। तो जब आप यहाँ एंगल, अगर आप, ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 जा रहा है, आपने मैग्नेट को इस तरह रख दिया, यानी कि इसमें साइन 0 डिग्री है, यानी कि आपका देखिए पॉजिटिव M इस तरफ है, तो क्या है, इसके साथ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहां पर आपको टॉर्क 0 देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें कोई टॉर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका स्टेबल होगा, ठीक है ना। यहां पर बात करते हैं आपका जब साइन 180 डिग्री रहा, यानी प्लस M आपने इस तरफ कर दिया, माइनस M इस तरफ कर दिया, यानी पूरा आप देखिए इसका डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, यानी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर साइन 180 डिग्री रखेंगे तो भी यहाँ पर आपका टॉर्क 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर भी कोई आपको टॉर्क देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ कोई आपको मैग्नेट की मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये नहीं चाहता है भाई, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर अनस्टेबल चीजें होती हैं। दोनों में ही टॉर्क 0 है, लेकिन एक में स्टेबल है, एक में अनस्टेबल है, क्योंकि ये इसकी जो आपकी डाइपोल होगी वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, यानी आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी। यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा है, इसलिए अनस्टेबल है। न्यूट्रल में क्या हो गया, आपने ऐसे रख दिया, यानी कि आपका क्या हो गया, साइन 90 डिग्री पे आपने रखा है, तो साइन 90 डिग्री पे क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1, इसलिए MB, यानी कि आपको टॉर्क मैक्सिमम कब मिलेगी, जब आप इसको 90 डिग्री पे रखेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलने वाली है। और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये ना ही स्टेबल ना अनस्टेबल, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम माना जाता है। अब अगर U की बात की जाए तो यहाँ पर कॉस अल्फा में आप कॉस 0 डिग्री पुट करेंगे तो U इसका माइनस MB आता है,
यहाँ पर अगर आप u का जगह पे 180 डिग्री पुट करेंगे cos 180 डिग्री, तो यहाँ पर भी u इक्वल टू mb आएगा, और यहाँ पर जब आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो u यहाँ पर 0 आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किस तरीके से डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स पे हमने देख लिया है। अब यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका मैग्नेट को इस तरीके से है और इस मैग्नेट को आपको यहाँ पर ऐसे लाना है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो प्लस mb का अगर आप वर्क डन करेंगे तो 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे आ जाएगा। फिर अगर आप फिर से प्लस mb का वर्क डन करेंगे तो फिर से ये 180 डिग्री पे ऐसे हो जाने वाला है। तो यानी 2 + 2 mb करेंगे तो ऐसे मैग्नेट ऐसे आपका पूरा एक सर्कल लगा लेगा, वर्क डन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किस तरीके से इक्विलिब्रियम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये जो आप पेज देख रहे हैं ना, दिस पेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, क्योंकि यहीं पर आपको ये जो म्यू नॉट क्या होता है, मैं म्यू नॉट भी मैं आपको समझाने वाली हूँ, सब समझाऊंगी। यानी अगर आपने ये वाला पेज देख लिया ना तो आगे का तो टॉपिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं यहाँ पर थ्योरी तो पढ़ा दे रही हूँ, मगर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। इसलिए मैं रिकमेंड करने वाली हूँ ओजवाल बुक्स के लिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसमें क्या की कॉन्सेप्ट्स होंगे, भाई टॉपर्स की पसंद ओजवाल बुक्स। भाई इसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे की मैप्स, माइंड मैप्स, सब आपको, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट सब मिलने वाली है। ये एक किताब अगर आप खरीदने वाले अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तो आपको पूरा बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा कूपन कोड अविदीदी10 यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है। आप आज ही ऑर्डर कर ले, 2-3 दिन में घर आ जाएगी, एंड देन अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टर्म होता है आपका मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जिसको H से डिनोट करते हैं। इसको एम्पियर पर मीटर जो होता है इसकी यूनिट होती है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ सोलेनॉइड टू मैग्नेटाइज अदर, यानी अगर आपने ये एक कोई रैंडम मटेरियल ही मैं बोलती हूँ। ठीक है, अभी आप बस इतना समझिए, अगर आपने कोई मटेरियल लगा दिया है और आपने एक सोलेनॉइड के अंदर उसको डाल दिया, अब इस सोलेनॉइड की क्या एबिलिटी है कि इस मटेरियल को ये मैग्नेट बना दे, मैग्नेटाइज कर दे, तो इसी को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, H से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये बेसिकली पिछले चैप्टर में पढ़ना होता है, एक जो आपका पीछे एक और मैग्नेटिज्म का चैप्टर था उसमें पढ़ना रहता है। तो ये फॉर्मूला वो भी मैं पढ़ा दूंगी, डोंट वरी, अभी के लिए बस इतना समझिए। इसमें जो NI होता है, H इज इक्वल टू NI होता है, तो N का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, यानी कितने टर्न्स पर लेंथ है, और I यानी कितना करंट पास हो रहा है, वो होता है आपके H के बराबर। इसलिए आप B नॉट को आप म्यू नॉट H भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहला टर्म आपको समझ आ गया, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यानी कि सोलेनॉइड की क्या एबिलिटी है कि वो जो उसके अंदर मटेरियल रखा है उसको मैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी इसको I लिखते हैं। इसका क्या होता है, एम्पियर पर मीटर ही होता है यूनिट, और इसका मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। देखिए पिछले वाले में था कि सोलेनॉइड इस मटेरियल को कैसे मैग्नेटाइज कर दे, और नीचे है कि ये मैग्नेट इस सोलेनॉइड से कैसे, मतलब इसकी क्या एबिलिटी है कि ये मैग्नेटाइज हो जाए। तो इसका मतलब इसकी ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी है। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H जो है वो सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी है, और ये जो I है वो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलेनॉइड के कारण आ रहा है वो सोलेनॉइड ने लगाया है, तो फिर ये मटेरियल भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मटेरियल के द्वारा किया जाएगा, उसको BM लिखते हैं। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है M डिवाइड बाई वॉल्यूम के बराबर। तो M डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लिखेंगे तो M क्या होता है आपका, स्मॉल m इंटू में L होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया अपॉन में L होता है, तो L से L कट जाएगा, तो M अपॉन में A जो होता है वो आपका I होता है। I का मतलब क्या हुआ कि आपका जो पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई जो एरिया होता है उसी को कहते हैं आपका I, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलिए, दो आपको समझ आ गया ना, एक हो गया कि सोलेनॉइड की क्या एबिलिटी है कि दूसरे को वो मैग्नेटाइज कर दे, एक हो गया मटेरियल की क्या एबिलिटी है कि वो मैग्नेटाइज हो जाए। चलिए अब बात करते हैं परमिएबिलिटी, जो आपको म्यू कब से मैं म्यू बता रही हूं वो क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अंदर पेनिट्रेट हो रहे हैं। तो ये तो हो गया अंग्रेजी। चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, आपने जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेजी तो इसके अंदर से सब चली गई, ठीक है। एक ये दूसरा मटेरियल है, जब आपने इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेजनी चाहिए तो कुछ को ये ले गया, कुछ को ये बाहर ही छोड़ दिया। तो देखिए कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसके अंदर गई है, ज्यादा गई है, और इनमें क्या गई है, कम गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है, यानी ये परमिट होने दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर आने दे रहा है, मगर ये नहीं आने दे रहा है, यानी कि इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है और इसकी परमिएबिलिटी कम है। बस यही होता है। तो जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है वो बाद में अच्छा मैग्नेट बनेगा, जिसकी परमिएबिलिटी कम है वो अच्छा मैग्नेट नहीं बनेगा। तो अब ये म्यू नॉट क्या होता है,
म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी फ्री स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर कितनी परमिएबिलिटी है, और म्यू क्या होता है किसी मीडियम के अंदर। ये फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। फिर यहाँ पर अगर आप रिलेटिव म्यू देखेंगे, यानी कि अगर आप ये मीडियम को डिवाइड करेंगे फ्री स्पेस वाले परमिएबिलिटी से, तो क्या आता है ये यूनिटलेस होता है। तो एम रिलेटिव होता है आपका ये वाले मीडियम वाले परमिएबिलिटी को आप स्पेस वाले जब परमिएबिलिटी से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट टर्म आता है दैट इज सक्सेप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग काई बी से डिनोट करते हैं। क्यों? इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को लेके ये कितना सेंसिटिव है। देखिए सेंसिटिविटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है। सेंसिटिविटी मतलब कि उसको कितना फर्क पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने ये एक मटेरियल लिया, इसके अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेजी, ठीक है। ये जो मटेरियल था ये सेंसिटिव था इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण, तो ये क्या होता है ये मटेरियल तुरंत ही मैग्नेट बन जाएगा। वही अगर कोई दूसरा मटेरियल होता उसके अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही भेजी, लेकिन ये मटेरियल जो है वो कम सेंसिटिव है, यानी इसे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होगा, तो ये जल्दी मैग्नेट नहीं बनेगा, ये मैग्नेट नहीं बनना उतना जल्दी चाहेगा। वही ये ज्यादा सेंसिटिव है तो जल्दी मैग्नेट हो जाएगा। जैसे कि आपने भी देखा होगा कुछ बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको थोड़ा सा भी ठंड, थोड़ी सी भी ठंडी लगती है तो तुरंत छींक शुरू हो जाती है। वैसे अगर जो बच्चे कम सेंसिटिव होते हैं, वो मतलब बिल्कुल रफ एंड टफ बच्चे होते हैं, उनको कितनी भी ठंडी होती है तो उनको फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जो ज्यादा सेंसिटिव आपका मटेरियल था उसको जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिली तो तुरंत मैग्नेट बन गया, और इसको जब वही अगर वो कम सेंसिटिव है और उसको उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिली तो ये अभी भी मैग्नेट नहीं बनेगा, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता ठंडी से, ये तो भाई रफ एंड टफ बच्चा है। तो यही हो गया आपका क्या प्रॉपर्टी, सक्सेप्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी, जिसको काई बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, काई इज इक्वल टू आई अपॉन में एच का फॉर्मूला होता है। आई क्या है आपका, आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये एच क्या है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यानी कि आई का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटाइज होने की कैपेसिटी कितनी है मटेरियल की, डिवाइडेड बाय एक सोलेनॉइड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये होता है आपका काई। और ये यूनिटलेस होता है बिकॉज इसका भी एम्पियर पर मीटर होता है और डिवाइडेड बाई एच का भी एम्पियर पर मीटर होता है, दोनों ही आपस में कट जाते हैं। कुछ टर्म्स हो गए, अब आगे आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं आपका रिलेशन बिटवीन काई एंड म्यू आर। म्यू आर क्या होता है आपका, म्यू आर होता है आपका ये म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय आपका फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है। तो वो करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत आसान सी इसकी डेरिवेशन है। इसमें क्या होता है, आपने एक मटेरियल रखा, आपने एक सोलेनॉइड दिया, ठीक है। इस सोलेनॉइड के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है बी नॉट, और ये मैग्नेट, ये जो अंदर मटेरियल रख रखा है उसके कारण भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है बी एम। यहां पर जो आपका बी नॉट है वो इक्वल होता है आपका म्यू नॉट एन आई के, और यहाँ एन आई क्या होता है वो आपका एच होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पहला मिल गया। दूसरा जो बी एम होता है वो किसके बराबर है, म्यू नॉट आई के बराबर है, ये आपको दूसरा फॉर्मूला मिल गया। तो जो बी नेट होता है, बी नेट कितना मिला आपको, म्यू एच है, ये आपका बी नेट होता है। तो अब आपको क्या चाहिए कि बी नेट क्या होता है आपका, बी नॉट प्लस में जो बी एम है, यानी ये वाला का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको बी नेट मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो वही करने वाले हैं हम लोग, बी नेट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस में बी एम। तो बी नेट कितना है, ये है, बी नॉट कितना है, ये है, इसको प्लस कर देंगे बी एम से, तो ये है। सेम चीजों को पुट करिए, फिर म्यू नॉट जो है वो कॉमन है तो कॉमन लेके एच प्लस में आई कर दीजिए, म्यू नॉट को यहाँ ले जाइए, ये वाले एच को इधर ले आइए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला इक्वेशन। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेम रखेंगे और ये वाला एच और ये वाला एच कट जाएगा और आई बाई एच बचेगा, और आई बाई एच क्या होता है यहाँ पर दिखा देती हूँ, आई बाई एच होता है आपका काई के बराबर, इसीलिए आपका ये हो गया म्यू आर जो होता है वो 1 प्लस में काई होता है। ये आपका फाइनल फॉर्मूला मिल गया है, यानी काई और म्यू आर की क्या परमिएबिलिटी, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है और जो सक्सेप्टिबिलिटी होती है, दोनों में क्या रिलेशन है वो पता चल गया है। तो अब आपका सारे ये टर्म्स क्लियर हो गए। अब बस लास्ट बचा है ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या है सब्सटेंस, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है मैग्नेटिक मटेरियल। अगर कोई मटेरियल मैग्नेटिक है तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि वो मैग्नेट है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि मैग्नेटिज्म से जो इफेक्ट हो उसको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो मैग्नेटिज्म से इफेक्ट हो रहा है तो वो मैग्नेट ही है, नहीं, मैग्नेट अलग चीज है, मैग्नेटिक मटेरियल अलग चीज होती है। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिज्म जो शो करता है, एक डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, एक फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैसे होते हैं। तो देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वैसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है देखिए,
ये जो मटेरियल होती है इसके अंदर, जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके अंदर तो एटम्स होंगे इन मटेरियल के अंदर, ठीक है, तो एटम्स के अराउंड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो आपकी डायरेक्शन होगी रिवॉल्व करने की, तो जो आपका आई प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, वो उल्टे डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन में, यानी आई आपका इस तरफ प्रोड्यूस होगा। और जब आई इस तरफ प्रोड्यूस होगा तो जो आपका थंब रूल होता है उससे क्या निकलता है, ये पिछले चैप्टर में पढ़ना रहता है, अभी के लिए बस इतना समझिए। थंब रूल से क्या होता है, ये जब आई इस तरफ गया तो थंब रूल से ऊपर के साइड आपको मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेंगी, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है NIA के बराबर, वो भी पिछले चैप्टर में ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको मिल गई है एक मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ये एक एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट है, वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, तो बहुत सारे एटम्स की ऐसे ऐसे जैसे तैसे कैसे भी यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट्स हो रही होंगी, यहाँ रैंडम मैग्नेटिक मूवमेंट हो रही होगी। तो रैंडमली ना आपस में ये अगर आप देखेंगे कि M जो इंडिविजुअल का जो आपका मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट इंडिविजुअल के लिए क्या है, वो तो नॉन जीरो है, यानी कुछ ना कुछ अंदरूनी मूवमेंट चल रही है। लेकिन अगर बाहर से देखेंगे तो M नेट जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि ये आपस में किसी ना किसी को एक दूसरे को कट कर देते हैं, यानी कि मान लीजिए ये वाला इसको कट कर देता है, तो आपस में क्या होता है ना, रैंडम, यहाँ पर रैंडमली चीजें घूमती रहती हैं, रैंडम मैग्नेटिक मूवमेंट होता रहता है। इसलिए इंडिविजुअल तो इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो M नेट जीरो होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर आप क्या करते हैं, यहां आप डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो जब मैग्नेटिक फील्ड जाती है ना, तो पैरामैग्नेटिक में से कुछ जो आपके एरोज होते हैं जो इधर उधर भाग रहे होते हैं, उनमें से कुछ जो आप यहाँ रेड में देख सकते हैं, कुछ क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही अलाइन हो जाते हैं, उसी के डायरेक्शन में चलने लगते हैं। लेकिन कुछ अपनी धुन में वो तो चलते रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं। इसीलिए जो आपका BM, इसके कारण जो BM प्रोड्यूस होता है, ये रेड वालों के कारण जो BM प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो वीक प्रोड्यूस होता है, बिकॉज कुछ ही मानते हैं और कुछ तो अपनी धुन में चलते रहते हैं। तो ये होगी आपकी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के कारण। और ये क्या होता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बेसिकली होता है। ये आपको समझ आ गया कैसे पैरामैग्नेटिज्म काम करता है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये सब फेनोमेना होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डाईमैग्नेटिक मटेरियल में। इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इनका जो M इंडिविजुअल, इसमें क्या था, इंडिविजुअली तो सब चल रहे थे, भले ही ओवरऑल जीरो आ रहा था, लेकिन इसमें तो यहाँ डाईमैग्नेटिक में क्या था, इंडिविजुअल में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको नेट भी कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, तो इसमें जब आपने मैग्नेटिक फील्ड डाला था तो कुछ जो थे वो कुछ अलाइन हो गए थे, कुछ अपनी धुन में चल रहे थे। लेकिन ये डाईमैग्नेटिक वाले क्या करते हैं, अगर आप इनमें मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं ना, तो इनके जितने भी ये जो न्यूट्रल बैठे हुए थे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में भागने लगते हैं और अपना ये बनाते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में। ये किसके कारण होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये भी आपको बस इतना ही जाना है। तो डाईमैग्नेटिक में समझ जाइए, आपके मैग्नेटिक फील्ड डालने से इसके अंदर के जो थे वो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक के बारे में। फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं ये शो करते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अब ये क्या होता है, देखिए, फेरोमैग्नेट में होती है हायर अमाउंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, यानी जो आपने पैरामैग्नेटिज्म देखी ना, इसमें क्या था, कुछ कुछ अलाइन हो जा रहे थे, कुछ जो थे वो अलाइन हो रहे थे और कुछ तो अपनी धुन में चल रहे थे। लेकिन जो आपका फेरोमैग्नेट होता है ना, इसी पैरामैग्नेट का ना अच्छा फॉर्म होता है, जहां पर ये जो कुछ नहीं भी अलाइन हो रहे हैं ना, इनको भी ये अलाइन कर देता है। कैसे, देखिए, यहां पर क्या होता है ना, इनमें होती है डोमेन्स की फॉर्मेशन। डोमेन क्या होता है, यहाँ फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं ना, इनमें ना ऐसे ऐसे डोमेन्स होते हैं, और हर डोमेन, जैसे इन्होंने क्या कर रखा है, अपने अपने स्टेट्स बांट रखे हैं कि ये है मेरा राजस्थान, ये है मेरा बिहार, ये है मेरा यूपी, ये है मेरा केरला, ये है मिजोरम, ये है मेरा गुजरात, ठीक है। इस तरीके से अपनी अपनी स्टेट्स बांट रखी है और अपने अपने स्टेट में अपने अपने हिसाब से सब अपनी एक कॉमन अपने आइडियोलॉजी पे ही चलते हैं, यानी ये कॉमन आइडियोलॉजी ही दिखाते हैं, यानी अपनी स्टेट्स बांट रखी है और स्टेट में अपने हिसाब से कॉमन चीजें चलती है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल का जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो तो जीरो नहीं है, अपने मूवमेंट ये कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेट में सारे जो है वो कॉमन है कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन M नेट क्या होता है, जीरो होता है, यानी ओवरऑल तो आपका जीरो ही आपको M नेट मिलने वाला है। अब क्या होता है, जब आप इसमें लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगता है ना, तो ये इतने अच्छे होते हैं कि जो स्टेट्स फॉलो नहीं करते हैं इसको, उनको श्रिंक करवा देते हैं। ये इतनी अच्छी लॉ है, तुम ये फॉलो नहीं कर रहे हो, जो फॉलो करने वाले होते हैं, देखिए ये थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आपने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टर्न हो जाते हैं। वैसे ही ये नीचे वाले जो थे
ये वाले जो थे ये अपना डोमेन बढ़ाने लगते कि आपने जैसे ही इन्फ्लुएंस डाला ना ये आपके साथ जाने लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाने लगेंगे, और जो इनको फॉलो नहीं करेगा इस रूल को, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को जो फॉलो नहीं करे उनको छोटा छोटा करके श्रिंक करके खत्म कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो एम इंडिविजुअल जो रहेगा वो भी नॉन जीरो आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली सब मूव कर रहे हैं, और जो एम नेट आएगा वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो कि आपके इसमें क्या था, पैरामैग्नेटिज्म में जो नहीं चल रहे थे उनको छोड़ दे रहा था भाई। फेरोमैग्नेटिक में इसमें डिफरेंट डोमेन से सेपरेटेड होते हैं, और डोमेन में जो इनको फॉलो नहीं करेगा उनको श्रिंक करा देते हैं, बोलते हैं हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और खुद को एक्सपैंड करते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी के डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिज्म, ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसे शो करता है, और फिर फेरोमैग्नेटिक कैसे होता है। एक बार इसका डेफिनेशन देख लीजिए, डोमेन क्या कहता है कि एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस तरीके से कि ये खुद को एक कॉमन डायरेक्शन में ही रखते हैं। यानी ये जो डोमेन्स होते हैं ना, एक डोमेन में सारे कॉमन डायरेक्शन में होंगे, दूसरे डोमेन में के सारे एक कॉमन डायरेक्शन में होंगे, दो अलग अलग डोमेन के भले ही अलग हो जाएंगे, इस डोमेन में अलग डायरेक्शन चल रहा है, इस डोमेन में अलग डायरेक्शन चल रहा है, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल डोमेन का देखेंगे तो उसमें सारे सेम डायरेक्शन में चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम देखने वाले कैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बताना चाहती हूँ। मतलब कि चैप्टर 1 में हमने जो पढ़ा था कि अगर हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को एक सरफेस के अंदर लेते हैं, और वो एक सरफेस गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ वगैरह जो हमने पढ़ा था, उसका जो फॉर्मूला निकला था दैट इज सरफेस इंटीग्रल, वो इक्वल था आपके क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितना क्यू एनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चैप्टर 1 में पूरा हमने डिटेल में पढ़ रखा है। क्यू एनक्लोज यहाँ कितना है, यहाँ प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस क्यू माइनस क्यू 0 हो जाएगा। तो टोटल इसमें क्या आता है, अगर आप किसी गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू जब दोनों चार्जेस को रखते हैं तो टोटल आपका 0 निकल के आता है। ठीक है, नाउ सेम चीज अगर आप मैग्नेट के साथ करेंगे तो भी आपको 0 ही निकल के आने वाला है। कैसे, यहां पर क्या होता है, आपके मैग्नेट का मैंने आपको बताया कि हमेशा ही नॉर्थ से चीजें निकलेंगी एंड देन साउथ में चली जाएंगी, फिर से घूम के फिर ऐसे ऐसे रोटेशन होती रहती है ना। तो एट दिस पॉइंट आप ध्यान देंगे कि जितने मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है उतनी ही तो अंदर भी आ जा रही है, यानी कि बाहर जाना और अंदर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल है। इसीलिए यहाँ पर आपका टोटल में 0 ही निकलता है अगर आप सरफेस इंटीग्रल ऑफ या मैग्नेटिक फील्ड और DA का आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको 0 ही निकलता है। बिकॉज यहाँ मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है कि आप सिर्फ एक को लेके नहीं काम चला सकते हैं, इसीलिए हमेशा ही ये 0 निकल के आता है अगर आप मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ निकालेंगे तो। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा मैंने बताया। अभी हम फिर से ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गए, डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गए, इसका पूरा हम लोग अभी डिफरेंशिएशन जानने वाले हैं, और दिस इज द लास्ट टॉपिक। ओके, सबसे पहले पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये फीबली, बिल्कुल हल्का सा मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ये बिल्कुल हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए ना तो B0 जो है, यानी आपने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो ये खुद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। डायमैग्नेटिज्म में क्या होता था, जब आप मैग्नेटिक फील्ड देते थे तो ये उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बनवाता था, इसलिए यहां पर फीवली ही ये भी बिल्कुल हल्का सा ही मैग्नेटिक फील्ड आता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। वही फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि स्ट्रांगली ये लोग मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपने जो मैग्नेटिक फील्ड दिया उसी के डायरेक्शन में ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। वही पैरामैग्नेटिज्म में क्या था, उसी के डायरेक्शन में हो रहे थे लेकिन वीकली फीवली मैग्नेटाइज हो रहे थे। फिर यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे डायमैग्नेटिज्म में क्या होगा, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है। और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाती है लार्जली, क्योंकि ये भी ज्यादा है और इसके साथ जुड़ जा रहा है जो ये खुद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो भी जुड़ जा रहा है। तो यहाँ लार्जली होता है, यहाँ स्लाइटली होता है, यहाँ तो डिक्रीज ही हो जाता है। ओके, नाउ यहाँ पर बात करते हैं हम लोग परमिएबिलिटी की। परमिएबिलिटी मैंने आपको इसलिए यहाँ पर समझाया था, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा आप फील्ड लाइंस अपने अंदर से पास करवा रहे हैं। जो ज्यादा फील्ड लाइंस अपने अंदर से पास करा रहा है यानी परमिशन दे रहा है, परमिएबल है वो, इसलिए वो एक अच्छा मैग्नेट बन सकता है, उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है।
तो अगर देखा जाए तो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से, मतलब कि बिल्कुल परमिएबिलिटी एक से ज्यादा होती है। यानी कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेज रहे हैं तो कुछ को ये अपने अंदर से ले रहा है। लेकिन डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, बहुत कम, बिल्कुल लेस लेता है। और यहाँ फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैरामैग्नेटिज्म में एक दो लाइंस छोड़ भी दे रहा है, मगर फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो सारी लाइंस को अपने अंदर ले लेते हैं। तो इनका जो परमिएबिलिटी होता है पैरामैग्नेटिज्म का वो ज्यादा होता है। पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उनके लेस देन 1 होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक के बहुत बहुत ज्यादा मोर देन 1 देखने को मिले। नाउ बात करते हैं आपके ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वही जो ये डायमैग्नेटिक होते हैं वो वीकली रिपेल करेंगे, और फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया डिफरेंस। नाउ कमिंग टू एक और डिफरेंस, कि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जहां पर डेंस होती है वहां मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। यानी कि यहाँ पर डेंस है, यहाँ पर यानी कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, वही यहाँ पर देखिए कम है तो क्या है, यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अगर आप किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जाके किसी मैग्नेटिक फील्ड के वीक वाले एरिया पे डाल देंगे, यानी वीक वाली जगह पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आप रख देंगे वीक मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे, तो तुरंत ही मूव करके ये स्ट्रांग वाली जगह पे आ जाएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप स्ट्रांग वाली जगह पे रख देंगे ना तो तुरंत मूव करके वीक वाली जगह पे चला जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप वीक वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो वो इतना फास्ट, जैसे यहां देखिए पैरामैग्नेटिक में भी ये वीक से स्ट्रांग की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन फेरोमैग्नेट में भी सेम ही हो रहा है, लेकिन ये मूव फास्टली कर रहा है। यानी बिल्कुल आपने डाला इसको वीक वाले मैग्नेटिक फील्ड में, ये बोलेगा मैं वीक में नहीं रहना चाहता, मैं स्ट्रांग में जाऊंगा, तो ये तुरंत स्ट्रांग के लिए भाग जाता है। ठीक है, नाउ बात करते हैं सक्सेप्टिबिलिटी की, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के आने से कौन कितनी जल्दी मैग्नेट बन जा रहा है। तो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो भी स्लाइटली पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। यानी कि अगर इनसे आप मैग्नेटिक फील्ड को पास कराएंगे ना तो जल्दी मैग्नेट बन जाते हैं। वही डायमैग्नेटिक बिल्कुल ही नेगेटिव होते हैं, ये इनको पास कराने से ये बहुत मतलब कि बनते ही नहीं है मैग्नेट। ओके, नाउ इसका आप जानते हैं कि हमने अभी यहाँ निकाला है परमिएबिलिटी, ये जो तीनों निकाला हमने, इसी को यहाँ हमने पुट किया है। नाउ हम जानते हैं जो आपका म्यू रिलेटिव होता है, ये अभी हमने फाइंड आउट भी किया है कि आपका जो म्यू रिलेटिव होता है वो इक्वल होता है 1+ में सक्सेप्टिबिलिटी के। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1+ में सक्सेप्टिबिलिटी लेंगे और इज मोर देन 1 ऐसे लगा देंगे, एंड देन आपका 1 इस तरफ जाएगा तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। तो जो आपका सक्सेस यानी आपकी जो सेंसिटिविटी है वो पॉजिटिव है, यानी 0 से ज्यादा है। ओके, नाउ यहाँ पर अगर आप बात करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल की तो इसका क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसलिए सेम चीज अगर आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर नेगेटिव आपको वैल्यू मिलेगी सेंसिटिविटी की। वही अगर आप यहाँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा, इसमें ज्यादा थी, इसमें बहुत बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जैसे पैरामैग्नेटिक का अगर मैं आपको बिल्कुल नंबर्स के टर्म में बोलूं तो इसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है, वो होती है +0.002 होती है, लेकिन वही फेरोमैग्नेटिक की सेंसिटिविटी होती है 50। दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना का है। और डायमैग्नेटिक तो ऑलरेडी वो नेगेटिव ही होता है। अब इसके एग्जांपल बता देती हूँ। पैरामैग्नेटिक के हैं एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम। डायमैग्नेटिज्म जो शो करते हैं वो जैसे होता है कॉपर हो गया, पीबी हो गया, बीआई हो गया। वाटर भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और फ्रॉग भी होता है। बेसिकली अगर आप फ्रॉग को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो वो खुद ही वीक की तरफ जाता है, वो उसके अंदर के कुछ तत्व के कारण होता है। अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का एग्जांपल देखेंगे तो फेरस हो गया, यानी आयरन हो गया, निकल, कोबाल्ट वगैरह होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब बात करते हैं सुपर कंडक्टर किसको कहते हैं। तो सुपर कंडक्टर इज वेरी इजी। क्या होता है कि हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर लो रहता है तो रेजिस्टेंस भी कम होती है, यानी कि करंट ज्यादा फ्लो करता है। यानी टेम्परेचर लो होने पे रेजिस्टेंस यानी रुकावट कम होती है, इसलिए आपका करंट ज्यादा फ्लो करता है। तो अब एट वेरी लो टेम्परेचर यहां पर आपको परफेक्टली कंडक्टिव चीजें देखने को मिलेगी और परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। डायमैग्नेटिज्म मतलब कि ये बिल्कुल भी अपनी ये जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है इसको अपने अंदर से पास नहीं होना चाहता है, ये भगा देना चाहता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल में भी कुछ तो पास कर जा रहा था, चलो कुछ तो जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से। लेकिन जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक भी लाइन को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं, फील्ड लाइंस को कंप्लीटली एक्सपेल कर देते हैं। बोलते हैं ना
ना जी ना, मैं अपने अंदर से ये जाने ही नहीं दूंगा। तो ये कब होता है? जब वेरी लो टेम्परेचर होती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो इससे क्या होती है? कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? मिजनर इफेक्ट कहते हैं। इसमें जो ससेप्टिबिलिटी हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब कि ये मैग्नेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो फील्ड लाइंस को क्रॉस ही नहीं करने दे रहा अपने अंदर से। और जो म्यू आर रहता है वो जीरो हो जाता है, रिलेटिव जो म्यू होता है वो जीरो हो गया। नाउ यहाँ पर जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो रिपेल करते हैं मैग्नेट को, और वाइस वर्सा मैग्नेट भी सुपर कंडक्टर्स को रिपेल करता है। ये कहाँ यूज होते हैं सुपर कंडक्टर? बेसिकली मैग्नेटिकली जो लेविएटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं, अगर मेरे को फोटो मिलेगा तो मैं आप पुट कर दूंगी, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेन्स को, ये अभी फॉरेन में ये सब चीजें चल रही है जहां फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाता है, तो ट्रेन हवा में चलती है, बिकॉज यहाँ पर मैग्नेट से आपने पटरी वगैरह बना दी है, ट्रेन की जो चीजें हैं सुपर कंडक्टर से बना दिए, तो दोनों आपस में रिपेल करते हैं, तो बिल्कुल फ्रिक्शन तो खत्म हो जाता है। इस तरीके से ट्रेन आगे बढ़ती है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी मैग्नेटिक मटेरियल पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं, फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल, देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दैट्स इट, आपका चैप्टर खत्म है। नाउ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो कम होती जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसलिए ग्राफ भी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने से आपको क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आता है क्यूरीज लॉ, जिसमें हमने क्या किया, एक क्यूरी कांस्टेंट जिसको सी कहते हैं वो हमने लगाया है। सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ओके, नाउ यहाँ पर आपने क्या, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी बाई टी म्यू नॉट आपने लगाया, और टी जो है यानी टेम्परेचर जो है वो आपको केल्विन में लेना है। नाउ आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका ससेप्टिबिलिटी होता है उसकी फॉर्मूला क्या होता है? जो काई इज इक्वल टू आई बाई एच होता है, तो आई बाई एच लिख दिए। देन सी म्यू नॉट टी सेम आपने लिख दिया है। अब जो एच है, एच को अगर आप उस तरफ भेजेंगे तो आई इज इक्वल टू सी म्यू नॉट एच बाई टी हो जाएगा। तो आई जो है वो इक्वल होगा आपके सी बी नॉट टी के, बिकॉज जो आपका म्यू नॉट एच होता है वो बी नॉट के बराबर होता है। तो सी बी नॉट टी आपका आई के बराबर हो गया। और आई होता क्या है? डेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि इस मटेरियल की कितनी प्रॉपर्टी है, खुद को मैग्नेट बना लेने की, खुद को मैग्नेटाइज कर लेने की कितनी प्रॉपर्टी होती है, वही होती है आई। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मैग्नेट नहीं बनना चाहेगा, अगर वही टेम्परेचर घटेगा तो यहाँ वो मैग्नेट ज्यादा बनना चाहेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आप साइन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए देख सकते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। नाउ बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है कुछ टाइम तक तो उसकी जो आपकी ससेप्टिबिलिटी है, उसकी सेंसिटिविटी है, धीरे धीरे तो घटते जा रही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे आप देख सकते हैं ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ गया है। तो यहां पर क्या होता है, ये पॉइंट होता है टीसी, जिसको क्या कहा जाता है? आपका क्यूरीज टेम्परेचर कहा जाता है। ये आता है एक ऐसा क्यूरीज टेम्परेचर जिसके बाद, अभी तक तो ये फेरोमैग्नेट था, जैसे ही एक क्यूरीज टेम्परेचर को ये पार करता है वैसे ही पैरामैग्नेटिक वाला ये जो ग्राफ है ना वो फॉलो करने लगता है, यानी अब ये पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करने लगता है। यानी कि अगर आप इसको फॉर्मूला के बेसिस पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्यूरी-वीज लॉ इसको कहते हैं, जिसमें जो आपका ससेप्टिबिलिटी होता है वो इक्वल होता है सी यानी क्यूरीज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टी माइनस का टीसी, यानी टेम्परेचर माइनस का टीसी यानी क्यूरीज टेम्परेचर वो होता है ना। क्यूरीज टेम्परेचर का डेफिनेशन याद कर लीजिए, ये 1 मार्कर्स में पूछा जा सकता है कि ये टेम्परेचर, ये क्यूरीज टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे जहां फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगते हैं। यहां तक ये फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा था, आपने टेम्परेचर बढ़ाते गए, एक पॉइंट आएगा और वो पॉइंट का है क्यूरीज टेम्परेचर का पॉइंट होता है, उसके बाद ये अब पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो घटते जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है यहाँ पर। तो बस ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। आई होप आपको सब चीजें समझ आ गई होंगी। तो बस अब आपको कुछ नहीं करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी ओजवाल बुक्स कह रखी है। वो एंड परचेज इट, अभी दीदी 10 कूपन कोड यूज करिए और प्रैक्टिस शुरू करिए, एग्जाम्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद। अभी दीदी पढ़ाई में लगे अब सब इजी। अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी।